नमस्कार। बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दुखद समय है कि अब जो स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोगों की बोलने की आज़ादी है, अपनी बात कहने का हक है, वो धीरे धीरे करके उसको बहुत समेटा जा रहा है। और जो अथॉरिटी है, सिस्टम की अथॉरिटी है, सिस्टम को जो ताकत मिली हुई है संविधान से, वो उसी ताकत का इस्तेमाल करके जो संविधान के ज़रिए लोगों को अधिकार मिले हुए हैं उसको कुचलने का काम सिस्टम लगातार कर रहा है। हाल का गाज़ियाबाद का जो मामला सामने आया है वो इसी तरह का मामला है, जिसमें एक बुजुर्ग का एक वीडियो सामने आता है। उस बुजुर्ग को कुछ लोग ले जाकर पीटते हैं, उसका एक शरीर का जो धार्मिक चिन्ह है, उसकी दाढ़ी, वो उसको शेव किया जाता है और उस वीडियो में उसको कुछ इस तरह के नारे लगवाए जाते हैं जो उस बुजुर्ग के धर्म जिनकी इजाज़त नहीं देता। यानी कि उस बुजुर्ग को ले जाकर उसके साथ हिंसा की जाती है, मारपीट की जाती है और उसका धर्म भ्रष्ट किया जाता है। इस पूरे वातावरण के बीच में किस तरह से मीडिया और दूसरे लोग जिन्होंने इस चीज़ को सामने रखा, उनके लिए मुसीबतें खड़ी की गई, उनके लिए समस्या खड़ी की गई। हाल में आया सोशल मीडिया का जो नया कानून है वो किस तरह से लोगों की, हमारी आपकी आज़ादी पे असर डालता है, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। बहुत ज़्यादा डिटेल्स लेके आऊँगा, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में घुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए, इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। भारत की संसद के अंदर आप हथियार लेकर नहीं जा सकते। अगर आप एक चाकू भी लेकर संसद के अंदर जाएंगे तो आप पकड़ लिए जाएंगे, जानकारी मिल जाएगी आपको और ये जानकारी हो जाएगी और ये असंभव है कि इस तरह का चाकू लेकर अंदर जाएं आप। लेकिन उसी संसद के अंदर लोग किरपान लेकर जाते हैं, किरपान के साथ वहाँ पे रहते हैं, कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, प्रधानमंत्री के नज़दीक बैठते हैं और वापस बाहर आते हैं। इसकी वजह है भारत की धार्मिक स्वतंत्रता। अगर कोई सिख धर्म का अनुयायी है तो वो अपने सिख धर्म के 5 जो प्रतीक चिन्ह हैं, जिसमें उसका कच्छा है, कड़ा है, इसके अलावा कंघा है, इस तरह किरपान है, ये पकेश जो बाल वो रखते हैं, तो ये 5 चीज़ें उनको रखनी होती हैं। ये एक अच्छे सिख की निशानी है। अगर कोई सिख ये रखना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। इसी तरह से संसद में हथियार होने के बावजूद सिखों को किरपान लेकर जाने की इजाज़त दी जाती है और वो किरपान लेकर जाते हैं। और आज तक कभी भी किरपान के दुरुपयोग का कोई मामला सामने नहीं आया, क्योंकि हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। और आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको लेकर हमारा सिस्टम, हमारा संविधान और हमारा देश काफ़ी सजग है। यही धार्मिक स्वतंत्रता सभी लोगों के, सभी धर्मों के अपने अपने आस्थाओं, नियमों, विश्वासों के अनुसार उसको बरतने की आज़ादी हमारे देश में दी जाती है। जिन लोगों के यहाँ मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं है, जो लोग निराकार ब्रह्म को मानते हैं, उन लोगों के ऊपर कभी ये दबाव नहीं डाला जाता। जिनके यहाँ एक के अलावा दूसरे एकेश्वरवादी हैं, जो एक ही ईश्वर को मानते हैं, उसके अलावा दूसरे ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनको हमारे यहाँ पे कभी भी दूसरी तरह से किसी धार्मिक नारे के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और ना किसी पूजा के लिए प्रेरित किया जा सकता लेकिन मजबूर नहीं किया जा सकता। और अगर कोई ज़बरदस्ती ऐसा करता है तो ये अपराध है। जो वीडियो सामने आया, उस वीडियो में इसी अपराध की जानकारी मिल रही थी। एक बूढ़ा आदमी था, उसको कुछ लोग ले गए, उन्होंने धार्मिक नारे लगाए। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले इस प्रदेश में हर बार वातावरण को थोड़ा सा जहरीला, थोड़ा सांप्रदायिक और थोड़ा ध्रुवीकरण वाला बनाया जाता है। बहुत जिम्मेदार जो नेता होते हैं वो भी वहाँ पे शमशान, कब्रिस्तान और ईद और दिवाली की बिजली टाइप के बयान देते हैं ताकि इस पर ये जो बोया जाएगा इसकी फसल वो चुनाव में काट सकें। जब ये वीडियो आया तो ये माना गया कि ये इसी तरह का प्रयास है। जब मुझे वो वीडियो दिखा तो मैंने उस वीडियो को फॉरवर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि इस तरह की चीज़ फॉरवर्ड करने से समाज में एक विभेद फैलता है, एक बंटवारा होता है और जिसका फ़ायदा नेता लोग उठाते हैं। लेकिन ऐसा ही वीडियो जब कुछ दूसरे पत्रकारों को लगा तो उनको ये लगा कि ये अत्याचार का मामला है। इस तरह का मामला जो है, अगर हम इसको दबाते छिपाते रहेंगे तो ये काम बढ़ता चला जाएगा। किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण हो रहा है और गुंडागर्दी के साथ हो रहा है। इस वीडियो को लेकर उस बुजुर्ग की तरफ से एक एफआईआर भी कराई गई थी। जब एफआईआर कराई जाती है तो मीडिया की और पत्रकारिता की भाषा में ये बड़ा स्पष्ट है कि अगर एक किसी चीज़ की एफआईआर अगर दर्ज हो गई है, इसका मतलब उस खबर को आप छाप सकते हैं। ये मान के चलिए कि वो प्राइमा फेसी
खबर सही है, क्योंकि पुलिस आसानी से एफआईआर दर्ज करती नहीं है। पहले एक कागज़ पे एप्लीकेशन लेती है, उसकी शुरुआती जांच पड़ताल करती है। जब उसको लगता है कि हाँ बहुत ईमानदारी से ये जेन्युइनली लग रहा है कि हाँ इन आरोपों पे जांच करनी चाहिए पुलिस को, तब ये एफआईआर दर्ज करती है। क्योंकि एफआईआर दर्ज करने का मतलब ये है कि आपको जांच पूरी करनी पड़ेगी और कोर्ट में उसकी रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पे जगह जगह पे ये चीज़ कवर होती है, कुछ वेबसाइट पे भी कवर होती है, और अचानक उसके बाद में यूपी पुलिस का जो चिर परिचित पुराना रूप है वो सामने आ जाता है। वो अपनी शुरुआती जांच में घोषणा करती है कि इस बुजुर्ग के आरोप गलत हैं, इसने किसी को ताबीज़ बना कर दिया था और उस ताबीज़ ने असर नहीं किया। उसके बाद लोगों ने इसको पीटा, और जिन लोगों ने पीटा उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया जो दोनों धर्म के थे। इसके आधार पर पुलिस ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो गिरफ्तार किए गए लोग थे वो उसी धर्म के थे, और इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, झूठा मामला बनाया जा रहा है। और मीडिया देखिए, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मामला यहाँ से आता है। एक मीडिया हाउस, एक पत्रकार अगर एक खबर को चेक कर रहा है, उसको वेरीफाई कर रहा है और उस पर एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें प्राइमा फेसी अपराध लिखा गया है, तो उसको लेके भ्रम फैलाना और उसको डॉक्टर वीडियो सर्कुलेट करना जैसे आरोप लगा के पत्रकारों के ऊपर अगर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा तो कोई भी खबर हिंदुस्तान में नहीं छापी जा सकती। क्राइम की जितनी भी खबरें आती हैं वो सिर्फ प्राइमा फेसी जो एफआईआर में लिखा होता है उसी के आधार पर ही आती हैं। पुलिस की जांच में वो छूटे बंद हो वो अलग बात है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अगर आप, तो फिर आप कहेंगे कि जो निर्भया का बलात्कार हुआ था उसके मामले में जब तक पूरा अंतिम फैसला ना आ जाए आप किसी को दोषी मानिए ही मत। आप तो जो है वो लोगों को सुनवाई का मौका भी नहीं देते हैं, ये भी हमारे देश में इतिहास है। खैर, तो उस पूरे मामले में जब पुलिस ने इस तरह की एफआईआर दर्ज की और मुकदमे दर्ज किए तो एक लगातार एक विमर्श शुरू हो गया, और यूपी पुलिस के इस बयान को, इस जांच को, शुरुआती जांच को एक महान जांच मानकर और ऐसी बात मानकर कि उन्होंने अंतिम और कंक्लूसिव बात कह दी हो, उसको लेके बैशिंग शुरू हो गई और आरोप लगाए जाने शुरू हो गए कि ऐसा है वैसा है, और पत्रकारों को, मीडिया के लोगों को टारगेट किया जाने लगा। ये उस पुलिस के मामले में हो रहा था जिस पुलिस का पूरा इतिहास इस तरह के मामलों से भरा हुआ है, चाहे वो हाथरस का मामला हो या आपका जो है वो लखीमपुर खीरी का मामला हो या कोई भी मामला हो, कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला हो। कुलदीप सिंह सेंगर एक लड़की से रेप करता है, उसके बाप की हत्या करता है, ये मामला कोर्ट में साबित हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि करता है। और वो सारी बातें होती हैं, सुनवाई नहीं होती जब तक कि उसकी एक और बेटी जाके लखनऊ में आत्मदाह करने की कोशिश नहीं करती मीडिया के सामने और उसकी नज़र में नहीं आता। ये वो यूपी पुलिस प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में उस बूढ़े आदमी को गलत ठहराने की कोशिश कर रही है, इस वीडियो को गलत ठहराने की कोशिश कर रही है, और लोग उसको सही कहना शुरू कर देते हैं सिर्फ पॉलिटिकल रीजन से। ऐसी मोहब्बत किस काम की भाई? एक आदमी के साथ में जुल्म हो रहा है तो उसको केवल किस लिए, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत किसी पार्टी से है, तुम उसका साथ दे रहे हो, जुल्मी का साथ दे रहे हो। और यही हुआ। दूसरे ही दिन बुजुर्ग सामने आया, उसने कहा मैं तो ताबीज़ देता नहीं, मुझे ये काम आता नहीं, मैंने आज तक किसी को ताबीज़ दिया नहीं। अब पुलिस के सामने ये स्थिति खड़ी हो गई है। मेरा मानना यह है कि भाई जो था, वीडियो में ऑडियो थी, आवाज़ थी, वो जेएनयू वाला वीडियो नहीं था जिसमें मैनिपुलेशन और डॉक्टरिंग के लिए बड़ा स्कोप हो, क्योंकि उसके अंदर अंधेरे के अंदर कुछ लोग खड़े हुए हैं, पीछे से कुछ आवाज़ आ रही हैं, क्या पता वही लोग लगा रहे हैं नारे या बाद में आवाज़ जोड़ दी गई। यहाँ तो सामने वो आदमी है, बुजुर्ग है, उसकी दाढ़ी काटी जा रही है, उसको वो नारे लगाने को कहा जा रहा है, और ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है और डॉक्टर्ड वीडियो भी है। तो जिन पत्रकारों ने उस वीडियो को फॉरवर्ड किया, दिखाया, वो दोषी कैसे हो गए? वो ट्विटर कैसे दोषी हो गया जिसने उन वीडियो को आगे फॉरवर्ड किया? मैंने आपसे कहा था कि मैं सोशल मीडिया का जो नया कानून आ रहा है उसके बारे में बात करूंगा। इस नए कानून में, मैंने पहले इस पर वीडियो भी बनाया है, इस नए कानून में ये अनिवार्य कर दिया गया है कि कोई भी आदमी अगर यूट्यूब को बोलता है कि भाई ये वाला वीडियो जो है आपका ये ठीक नहीं है, या ये वाला जो है आपका पोस्ट ठीक नहीं है, किसी टाइम्स ऑफ इंडिया को बोलता है कि आपकी वेबसाइट पे, या किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई कहता है कि आपकी ये फिल्म ठीक नहीं है, तो उसको 24 घंटे के अंदर उस शिकायत का संज्ञान लेना पड़ेगा और शिकायत करने वाले को बताना पड़ेगा कि साहब आपकी शिकायत हमको मिल गई है। 15 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये काम क्या जांच की और क्या नतीजा निकला, और उस पूरी जांच और नतीजे की लिस्ट बना के बाद में उसकी एक रिपोर्ट सरकार को भेजनी पड़ेगी। यानी पूरी तरह से आपने मीडिया के ऊपर इस तरह की लगाम लगा दी। आप कहेंगे तो अच्छा है, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है कि आप देखते हैं कि जब एक खबर आती है या कोई वीडियो आता है तो लाखों मैसेजेस आ जाते हैं, उसको ट्रोल किया जाता है।
कई लोग, प्रोफेशनल लोग 2 रुपये ट्वीट के हिसाब से बैठ के दफ्तरों में कुछ ट्वीट जो आते हैं उनको ट्रोल कर रहे होते हैं। कुछ लोग हैं उनका जैसे ही कोई ट्वीट आता है उसके ऊपर सेट मैसेजेस चलने शुरू हो जाते हैं। अगर इतने सारे लोग शिकायत करना शुरू कर देंगे तो कौन सा चैनल, कौन सा सोशल मीडिया कंपनी उसको मैनेज कर पाएगा और कितने लोगों को वो जवाब दे पाएगा? एक नोडल ऑफिसर बना दिया जाए जिसको भी 24 घंटे के अंदर सरकार जब फ़ोन करेगी तभी की तभी फ़ोन उठाना पड़ेगा और सरकार कहेगी ये वीडियो हटा दो तो हटाना पड़ेगा, ये खबर हटा दो तो हटानी पड़ेगी। ये कौन सी सेंसरशिप है? ये मीडिया फ्रीडम का बिल्कुल सत्यानाश करने वाला कानून है। ये देश में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी बात कहने का हक है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को कई बार लोग व्यंग्य के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो बहुत कुछ ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ क्या हो गया, क्योंकि मीडिया तो कुछ आपको बताने की हालत में नहीं रहेगा। ना तो आपको चारा घोटाला पता चलेगा, ना आपको 2G केस पता चलेगा, ना आपको बोफोर्स पता चलेगा और ना आपको राफेल डील के बारे में पता लगेगा, क्योंकि कोई भी आदमी जो पावर में होगा वो अभिव्यक्ति करने ही नहीं देगा। तब तो देश गया काम से। कहीं ना कहीं कोई एक चौकीदार जो जनता के बीच में बैठा हुआ है, सरकार पे उंगली उठाते हैं, उन लोगों को आप कमज़ोर कर देंगे। लेकिन बहरहाल ये जो कदम है ये बहुत ही ख़तरनाक कदम है और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की चीज़ों को जो है वो कंडेम करना चाहिए। झूठे इल्ज़ाम लगा के कुछ लोगों को आप जेल में डाल दें, महीने 15 दिन। एक पत्रकार कन्नन हाथरस रेप केस कवर करने जा रहा है, केरल का पत्रकार, रास्ते में पकड़ लिया, राजद्रोह का केस लगा दिया। वहाँ उत्तर प्रदेश में मिड डे मील ख़राब था, एक पत्रकार ने जो है वो बताया कि मिड डे मील की क्वालिटी अच्छी नहीं है, खबर की, राजद्रोह का केस अंदर। कितने पत्रकार, विनोद दुआ अभी जाके सुप्रीम कोर्ट से छूटे हैं, उनके ऊपर भी राजद्रोह का केस लगा दिया था। अगर इस तरह से लगातार दमन होता रहेगा कौन आवाज़ उठाएगा? फिर तो एक तरफा हो जाएगा, जो खाता ना वही, जो सरकार कहे वो सही। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर लोगों को बताएं, आगे फॉरवर्ड करें और सच जो होता है उसको ज़रा चश्मे से देखना बंद करें। वो आज दूसरे पे आ रही, कल आपके ऊपर भी आ सकती है। नमस्कार, जय हिंद।